स्वागत है। आज हम डेटा साइंस की दुनिया में थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास एक किताब है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। उसके कुछ हिस्से हैं और देखिए, वेब सर्च हो या फ़ोन का नेविगेशन, डेटा साइंस तो हर जगह आजकल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस टेक्स्ट से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि डेटा साइंस की एक बेसिक समझ बन सके। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि डेटा साइंस कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब तो पहले से थे। हाँ, ये तो है। लेकिन दो चीज़ों ने इसे बदल दिया। एक तो है डेटिफिकेशन। डेटिफिकेशन। हाँ, मतलब दुनिया की उन चीज़ों को भी डेटा में बदलना जिन्हें पहले हम मापते नहीं थे। जैसे हमारे सोशल नेटवर्क्स, कौन किससे जुड़ा है, या हम क्या खरीद रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, मतलब हर क्लिक, हर लाइक, सब डेटा बन रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात है डेटा एनालिसिस का लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण कैसे? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, ओपन सोर्स टूल्स आ गए। अब ये विश्लेषण करना पहले से कई ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है, तो ज्यादा लोग कर पा रहे हैं। सही कहा। डेटा साइंस का असली मकसद सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि उससे आप कह सकती हैं कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि निकालना है। ऐसी जानकारी जिससे कुछ किया जा सके। ये बात है। तो फिर इस सब काम के लिए टेक्स्ट बुक में किन औजारों का जिक्र है? पाइथन का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, पाइथन तो मतलब बहुत ही अहम है डेटा साइंटिस्ट्स के लिए। एक तो ये काफी लचीला है, और दूसरा इसकी लाइब्रेरीज का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। लाइब्रेरीज जैसे? जैसे नमपाई है गणितीय कामों के लिए, साइपाई वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, मैटप्लॉटलिब है विजुअलाइजेशन के लिए, चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, और साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के लिए। खास तौर पर पैंडास का जिक्र करना जरूरी है। वो डेटा मैनिपुलेशन के लिए है। पैंडास? डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा क्लीनिंग वगैरह में काम आता है? हाँ, बिल्कुल। और जुपिटर नोटबुक जैसे आईडीईज यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस पूरे काम को काफी आसान बना देते हैं। समझ गया। तो ये पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज, ये सब हो गए टूल्स। अब डेटा को समझने की बात करें, टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी ईडीए का जिक्र है। ये क्या चीजें हैं? देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा को सरल तरीके से समराइज करना। समराइज करना जैसे मीन यानी औसत निकालना, वेरिएंस यानी डेटा कितना फैला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब बेसिक आंकड़े जो डेटा की मोटी मोटी तस्वीर दें। ठीक है। और ईडीए यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इससे एक कदम आगे है। इसमें हम विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट्स वगैरह? हाँ, जैसे हिस्टोग्राम बनाकर देखना कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या स्कैटर प्लॉट से वेरिएबल्स के बीच रिश्ता देखना। आउटलायर्स मतलब जो डेटा पॉइंट्स बिल्कुल अलग थलग हैं, उन्हें पहचानना। टेक्स्ट बुक में अडल्ट डेटा सेट का उदाहरण दिया है, जिसमें आय और लिंग जैसे फैक्टर्स का विश्लेषण किया गया है। ईडीए से ये सब पैटर्न उभर कर आते हैं। अच्छा, तो ईडीए एक तरह से डेटा की कहानी को नजरों से समझने जैसा है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इससे कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और ईडीए बताते हैं उस डेटा के बारे में जो हमारे पास है, जबकि इन्फरेंस में हम उस डेटा का, जो अक्सर एक छोटा सैंपल होता है, इस्तेमाल करके पूरी पॉपुलेशन या समूह के बारे में अनुमान लगाते हैं। ओह अच्छा, जैसे कुछ लोगों के सर्वे से पूरे शहर के बारे में अंदाजा लगाना। बिल्कुल। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो बताती हैं कि हमारा अनुमान कितना सटीक हो सकता है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखा है, वो वाकई में है या बस संयोग से दिख रहा है। इसमें पी वैल्यूज वगैरह का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट बुक में बार्सिलोना ट्रैफिक दुर्घटना डेटा का उदाहरण है, वो इसी को समझाने में मदद करता है। ये तो काफी दिलचस्प है, मतलब छोटे डेटा से बड़ी तस्वीर बनाना। चलिए, अब मशीन लर्निंग की बात करते हैं। हाँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब इसे हिंदी में परिवेक्षित लर्निंग कहते हैं। इसमें एल्गोरिदम लेबल वाले डेटा से सीखता है। लेबल वाला डेटा मतलब ऐसा डेटा जहां हमें इनपुट के साथ सही आउटपुट या जवाब भी पता हो, जैसे ईमेल और उसका लेबल कि वो स्पैम है या नहीं। हम एल्गोरिदम को बहुत सारे उदाहरण दिखाते हैं और वो सीखता है कि इनपुट से आउटपुट का अंदाजा कैसे लगाना है। अच्छा। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक है क्लासिफिकेशन, जहां आउटपुट एक कैटेगरी होती है, जैसे लोन अप्रूव होगा या नहीं, हाँ या ना। दूसरा है रिग्रेशन,
जहां आउटपुट एक संख्या होती है, जैसे घर की कीमत क्या होगी। टेक्स्ट बुक में लेंडिंग क्लब डेटा सेट का उदाहरण क्लासिफिकेशन के लिए दिया गया है। SVM और रैंडम फॉरेस्ट जैसे मॉडल्स का भी जिक्र है। और इसमें ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट सेट्स, ये सब भी जरूरी होते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। मॉडल को सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर रटाना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि वो नए अनदेखे डेटा पर कैसा परफॉर्म करता है। इसीलिए डेटा को बांटते हैं और ओवरफिटिंग से बचना होता है। ओवरफिटिंग मतलब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो बहुत अच्छा काम करे, पर असल दुनिया में फेल हो जाए। सही समझे। अब अगर हमारे पास लेबल वाला डेटा ना हो, तो सिर्फ डेटा हो और हमें उसमें पैटर्न ढूंढने हो, हाँ, तब क्या? तब आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अपर्यवेक्षित लर्निंग। यहाँ एल्गोरिदम बिना लेबल वाले डेटा से सीखता है। उसका काम होता है पैटर्न या संरचना खोजना। पैटर्न खोजना। जैसे इसकी सबसे आम तकनीक है क्लस्टरिंग, मतलब एक जैसी चीजों को एक साथ ग्रुप करना। जैसे बहुत सारे ग्राहक हैं तो उन्हें उनकी खरीदारी की आदतों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, बिना पहले से कोई ग्रुप बताए। अच्छा, सिस्टम खुद ही ग्रुप्स बना लेता है? हाँ, के मीन्स, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये सब इसके तरीके हैं। टेक्स्ट बुक में यूरोस्टैट शिक्षा व्यय डेटा का उदाहरण है, जहां देशों को उनके शिक्षा पर खर्च के पैटर्न के आधार पर क्लस्टर किया गया। वाह, ये तो डेटा में छिपी हुई ग्रुपिंग को सामने लाता है। हाँ। अच्छा, आखिर में टेक्स्ट बुक नेटवर्क एनालिसिस की बात करती है। ये क्या है? नेटवर्क एनालिसिस दरअसल रिश्तों का अध्ययन है। इसमें हम चीजों, जिन्हें नोड्स कहते हैं, और उनके बीच के कनेक्शंस, जिन्हें एजेस कहते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लोग और उनके कनेक्शंस? बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। या फिर शहर और उनको जोड़ने वाले हाईवेज। इसका मकसद होता है नेटवर्क की बनावट को समझना और उसमें कौन से नोड ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये पता लगाना। महत्वपूर्ण नोड्स कैसे पता चलता है? उसके लिए सेंट्रलिटी मापते हैं। कई तरह की होती हैं। डिग्री सेंट्रलिटी मतलब किसके सबसे ज्यादा कनेक्शंस हैं। बिटवीननेस सेंट्रलिटी मतलब कौन सा नोड सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स के बीच में आता है, एक तरह का ब्रिज। क्लोजनेस सेंट्रलिटी मतलब कौन सा नोड बाकी सबसे कम दूरी पर है, औसतन। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। हाँ, और गूगल का जो शुरुआती पेज रैंक एल्गोरिदम था, वो भी इसी नेटवर्क एनालिसिस पर आधारित था। वो वेब पेजों को नोड्स और लिंक्स को एजेस मानकर उनकी सेंट्रलिटी निकालता था। ईगो नेटवर्क और कम्युनिटी डिटेक्शन भी इसी के हिस्से हैं। तो कुल मिलाकर डेटा साइंस हमें पैटर्न खोजने, भविष्यवाणी करने और जटिल सिस्टम्स को समझने की ताकत देता है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाता है ना? जैसे जैसे डेटाफिकेशन बढ़ रहा है, मतलब हमारे जीवन के ज्यादा से ज्यादा पहलू डेटा में बदल रहे हैं। हाँ। तो इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल करते समय नैतिक पहलू क्या होने चाहिए, खासकर जब व्यक्तिगत जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।